हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। अभी जैसा कि मेंस 2025 और 2026 दोनों जो है तो होने वाले हैं, इसलिए कई बच्चे जो हैं तो हमसे पूछते रहते हैं बार बार कि मैम ऐसे कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें हैं निबंध के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए, कैसे लिखना है, कैसे हमको ज्यादा नंबर मिलेंगे, और एमपीपीएससी में मतलब जो एग्जामिनर होता है वो निबंध में क्या देखता है। ये सारी चीजों के बारे में हमसे लगातार जो है तो बच्चे स्टूडेंट्स हमेशा पूछते रहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि और भी कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो लोग फेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम क्या क्या समझेंगे कि निबंध क्या है, एमपीपीएससी में परीक्षक क्या देखता है और ज्यादा अंक लाने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजें क्या क्या, निबंध क्या है, एमपीपीएससी में परीक्षक क्या देखता है एग्जामिनर, और ज्यादा अंक लाने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये तीनों चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और एमपीपीएससी से रिलेटेड सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कई सारी चीजें अगर आपको जानना है तो आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम की लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उससे भी आप ऐड हो सकते हैं। उसमें कई सारी चीजें, कई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब सबसे पहले आ जाता है कि निबंध क्या है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि दो शब्दों से बना है निबंध। किससे किससे? नी और बंध। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अच्छी तरह बंधा हुआ। कैसे? अच्छी तरह बंधा हुआ होता है। ये एक सिंपल परिभाषा कह लीजिए, अर्थ कह लीजिए निबंध का। इसमें क्या होता है कि जो भी विषय है, उसमें जो भी विषय होता है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है, उसके संबंध में सारी जानकारी क्या होता है? सारी जानकारी होती है। एवं इसके साथ साथ में क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है, व्यवस्थित होता है। ये सारी चीजें होती हैं निबंध। जैसे इसमें लिखा, निबंध तथ्यों का ढेर नहीं होता बल्कि तथ्यों और विचारों का संतुलित एवं तार्किक प्रस्तुतिकरण होता है। यानी इसमें सिर्फ आपको क्या समझ में आया कि सिर्फ फैक्ट्स आपको नहीं लिखने हैं, सिर्फ तथ्य नहीं लिखने हैं कि आप जितना भी तथ्य या फैक्ट्स डाटा आपको उसके बारे में पता है, विषय के बारे में जिसमें आपको निबंध लिखना है, आप वो लिख के आ गए, ये नहीं। बल्कि जो फैक्ट्स हैं और जो आपके थॉट्स हैं उनका क्या करना है आपको? संतुलित एवं तार्किक यानी बैलेंस्ड और लॉजिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? निबंध होता है। और यदि अगर आप मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और वो क्या कर रहा है, केवल तथ्य लिख रहा है, केवल जानकारी लिख रहा है, और मतलब सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं लिख रहा है व्यवस्थित तरीके से, तो वो क्या होगा? वो एक आंसर अच्छा हो सकता है, एक अच्छा आंसर मान सकते हैं आप, क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत है, सारी चीजें, लेकिन एक अच्छा निबंध आप उसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि निबंध जो होता है उसमें तथ्यों और विचारों दोनों का संतुलित एवं तार्किक क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। तो हम ये तो समझ गए कि निबंध क्या है, सरल आसान शब्दों में भी समझ गए और इस परिभाषा के अनुसार भी समझ गए। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण हो गया एक, मान लीजिए कि विषय है जल संरक्षण, वर्तमान की आवश्यकता। अब इसमें कमजोर निबंध अगर आप लिख रहे हैं तो क्या होगा? जल का महत्व, जल संकट, कुछ सरकारी योजनाएं और निष्कर्ष। क्या क्या? यानी कि अगर आपका निबंध अच्छा नहीं है, कमजोर है, तो उसमें क्या होगा? सिर्फ जल का महत्व लिख दिए, जल संकट लिख दिए, कुछ सरकारी योजना, निष्कर्ष, इतने में आपने खत्म कर दिया, पूरा का पूरा आपका निबंध खत्म हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आप एक अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा? कई आयाम होंगे। क्या होंगे? कई डायमेंशंस होंगे। सबसे पहले आएगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले टाइम से जो है तो जल संरक्षण चल रहा है। ऐतिहासिक अगर हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो कई टाइम से जो है तो जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन चलता आ रहा है। तो हमें सबसे पहले पास्ट के बारे में देखना है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। तो उसमें बावड़ियां हो गया, तालाब हो गया, पारंपरिक जल संरक्षण। अब इसमें आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे राजस्थान का, गुजरात का, फिर आप उधर देखेंगे
उत्तर भारत में उधर उधर भी कई सारे आपको जो है तो नाम मिलते हैं जो पहले जल संरक्षण के लिए थे, बनाए गए थे सिस्टम। उसके बाद सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, पर्यावरणीय, मतलब जल की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक, कृषि पर, पर्यावरण प्रभाव, किन किन पे प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिखना है। और इसमें मल्टी डायमेंशनल लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ पर्यावरणीय प्रभाव लिख के आना है, ये नहीं, आर्थिक प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, सब पर प्रभाव आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद तकनीकी समाधान हो गया, फिर सरकारी प्रयास, नागरिकों की भूमिका क्या है, नागरिक यानी कि हम, हमारी भूमिका क्या है, और साथ में भविष्य की रणनीति, और उसके बाद में आपको क्या करना है, निष्कर्ष। अब इसमें ये याद रखना है कि आप ये सब तो लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, आप कोई कविता लिख सकते हैं, किसी की फेमस कोट्स हो गए, पंक्तियां हो गया, वो लिख सकते हैं, विचार लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए स्लोगन हो गए, नारे, ये सारी चीजें आपको बीच बीच में लिखते रहना है। और सरकारी प्रयास में आपको वहां पे योजनाओं का नाम स्पष्ट रूप से लिखना है, और ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। प्लस ये सारी चीजें एक क्रम में होनी चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए नियम, निबंध क्या होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ लिख रहे हैं उसके बाद फिर कुछ और लिख दे रहे हैं, नहीं, एक क्रम में होना चाहिए, ताकि आपको जो पढ़ने वाला है ना उसको लगे, उसको और इंटरेस्ट लगे कि आगे क्या लिखा होगा, पढ़ने में मजा आए, रुचि आए। इस तरीके से निबंध लिखा जाता है। और ये सारी चीजें एड ऑन्स हो गई, कविता, पंक्तियां, कोई विचारक हैं उनके विचार हो गए, स्लोगन हो गए, जैसे जल संरक्षण से रिलेटेड कई सारे स्लोगन हैं, आप याद कर सकते हैं, 2-3 पंक्तियां हो गई, कविता हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, याद करके रखना है हर एक निबंध के लिए। चाहे कोई भी निबंध हो, किसी भी विषय का हो, लेकिन ये आपसे बनना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक कॉपी में आप इनको लिख सकते हैं, मतलब जो विषय है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास कम से कम 4 से 5 ये सारी चीजें होनी ही चाहिए लिखने के लिए। उसके बाद क्या है कि अब एग्जामिनर क्या देखता है, आप निबंध लिख के आ गए कॉपी में, आपने तो अपने हिसाब से अच्छा ही लिखा है, लेकिन आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है उसके। तो वो एग्जामिनर जो परीक्षक होता है वो क्या देखता है। अब मान लीजिए कि जो एग्जामिनर है उसके पास एक ही विषय पर, मान लीजिए कि जल संरक्षण ही हो गया, वाटर कंजर्वेशन, उसी पर उसके सामने 2 कॉपियां हैं। अब पहली कॉपी में क्या है, केवल तथ्य और केवल जानकारी लिखी हुई है, और दूसरी कॉपी में आकर्षक भूमिका। आकर्षक भूमिका के लिए आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गया, उसके साथ में कोई कविता हो गया, ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शायरी हो गई, ये आपकी जो भूमिका होनी चाहिए वो आकर्षक होनी चाहिए। तार्किक क्रम, तथ्य, उदाहरण, फिर संविधान का संदर्भ जहां पे आवश्यक है, जहां पे आप जोड़ सकते हैं संविधान का संदर्भ, वहां पे संविधान का संदर्भ हो गया। वर्तमान घटनाएं हो गई, जो अभी करंट में जो इवेंट्स हो रहे हैं, अगर उससे कुछ लिंक हो रहा है और करंट से लिंक हो रहा है तो ही वो आपके निबंध में आएगा, तो आप उसको जरूर करंट से लिंक करके जो भी इवेंट्स या घटनाएं हुई हैं उनको लिखिए। प्लस उसका समाधान क्या है, अगर वो कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो उसका क्या समाधान, क्या कंक्लूजन है, मतलब क्या सॉल्यूशन है। और उसके बाद में एक सकारात्मक निष्कर्ष, पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन तो लिखना है, लेकिन कंक्लूजन कैसे लिखना है, पॉजिटिव कंक्लूजन। अब आप खुद सोचिए कि अधिक अंक किसको मिलेंगे। पहली कॉपी में भी वो सब कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, एक क्रम में नहीं है, उसमें सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, थॉट्स नहीं है, विचार नहीं, अपना कोई इनपुट नहीं है। मतलब हम निबंध लिख रहे हैं तो उसमें हमारे भी विचार झलकने चाहिए, हमारा कुछ इनपुट होना चाहिए उसमें, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं। और वहीं दूसरी कॉपी में ये सारी चीजें हैं, तो आप खुद बताइए जो एग्जामिनर है वो किसको ज्यादा नंबर देगा। ऑब्वियसली जो सेकंड कॉपी है उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, प्लस सारी चीजें क्रम में लिखी हुई हैं, इसलिए उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसलिए हमको ये याद रखना है कि परीक्षक, इसलिए आपको ये याद रखना है कि परीक्षक जो एग्जामिनर होता है वो ये नहीं देखता है, वहां पास ये इवेल्युएट नहीं करता है कि आपको कितना याद है। ये कितना याद है के लिए ऑलरेडी जो है तो 5 पेपर हो चुके हैं आपके, देखने के लिए कि आप कितना याद कर सकते हैं। लेकिन
उसके साथ में ये भी देखता है कि आप कितना व्यवस्थित और संतुलित सोचते हैं, यानी कि किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी सोच है, थिंकिंग है, वो कितनी व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड है। कभी भी हमको ये नहीं करना है कि हम एक तरफ झुक जाएं या कहीं किसी भी पक्ष की तरफ जो है तो अपना वो दिखाएं, फेवर दिखाएं, ऐसा नहीं करना। हमेशा हमको क्या करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है। कैसी अप्रोच? बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि संतुलित सोच, संतुलित दृष्टिकोण ही हमको हमेशा लेके चलना है, कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय हो। इसीलिए आपको जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा निबंध में यही देखता है कि हम कितना व्यवस्थित और कितना संतुलित सोचते हैं और उसको वहां पे लिख के आ पाते हैं। अब एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, मेंस प्रोग्राम और प्री का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम जो है तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें प्री और मेंस 2027 दोनों का इसमें कंप्लीट किया जाएगा। जो कॉमन टॉपिक होते हैं प्री पूरा किया जाएगा और मेंस के जो कॉमन टॉपिक होते हैं प्री और मेंस के, जैसे GS 1, 2 और 3, ये पूरा आपका कंप्लीट कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन टॉपिक होते हैं। जीरो से हीरो, यानी अगर आज आप जीरो पे हैं, आपसे कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, या फिर अभी आपको सिलेबस ही नहीं समझ में आया है, कोई भी मतलब अगर आप एकदम नीचे के स्टेज पे हैं तो आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको समझाया जाएगा, मॉनिटरिंग जो है तो आपको किया जाएगा। उसके साथ में जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं या आपका पढ़ने मन नहीं करता है तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजों को आपको तुरंत डील किया जाएगा और तुरंत आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके साथ में क्या है, रिवीजन भी होगा, डेली रिवीजन होगा। उसके लिए जो है तो जूम क्लास होगी और जो आपके मेंटोर हैं वो आपके लिए ये रोज जो रिवीजन होगा डेली, वो रोज शाम टाइम पे, इवनिंग टाइम पे, जब भी वो टाइम फिक्स होगा रोज होगा डेली। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पे मैसेज करके इस प्रोग्राम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ ही में ये भी है कि आपको सबसे कम प्राइस में प्री और मेंस दोनों आपको इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो कोई भी जो एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट है, इंटरेस्टेड है, यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको, आप उस पर मैसेज करके और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ये प्रोग्राम। उसके बाद है हमारा भाग 2, निबंध शुरू कैसे करें। हम जब भी निबंध लिखते हैं तो उसको स्टार्ट कैसे करना है। तो जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी एग्जामिनर हैं वो आगे पढ़ने के लिए क्या हो, क्यूरियस हो जाए, उत्सुक हो जाए। और वो कब होगा, जब आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो आपकी भूमिका है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो। अब वो किस तरीके से हो सकता है, कोई भी प्रेरक उद्धरण हो गया, कोई भी मोटिवेशनल आपके पास वहां पे उद्धरण है, कोट्स हैं, वो वहां पे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई समसामयिक घटना हो गया उस विषय से रिलेटेड, तो आपको वहां पे लिखना है। उससे भी जो है तो जो एग्जामिनर है उसका ध्यान आपकी तरफ आएगा। फिर किसी रिपोर्ट या आंकड़े के थ्रू, कोई छोटी कहानी या उदाहरण हो गया, इसके माध्यम से, संविधान या किसी महान व्यक्ति के विचार से। लेकिन शुरुआत क्या होनी चाहिए, विषय से जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्लस इसमें आप क्या और लिख सकते हैं, कविता हो गया, पंक्तियां, या फिर उससे रिलेटेड कोई शायरी, ये सारी चीजें भी आप वहां पे लिख सकते हैं। और अगर कोई स्लोगन हो गया, ये भी आप वहां पे लिख के अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। किससे, किसी प्रेरक उद्धरण से, समसामयिक घटना से, रिपोर्ट या आंकड़े से, छोटी कहानी या उदाहरण से, संविधान या किसी महान व्यक्ति के विचार से, कविता, पंक्तियां, शायरी और स्लोगन। ये सारी चीजों से आप अपना जो निबंध है उसको अगर आप स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली जो है तो जो एग्जामिनर है वो और भी ज्यादा वो होगा कि मैं आगे पढ़ूं कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यही अगर आप ये लिख रहे हैं तो इससे समझ में आ रहा है कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन है।
तो इसीलिए उसका और ज्यादा आगे पढ़ने का मन करेगा। अब अगर आप सिंपल सिंपल लिख देंगे तो किसी का भी मन नहीं करेगा आगे पढ़ने का, और वहीं पे क्या होगा कि नेगेटिव इंप्रेशन होगा कि आप सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानते। आप जानते तो हैं लेकिन वहां पे आपने इस तरीके से लिखा नहीं, इसलिए ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा कि आप नहीं जानते हैं। अब ये तो हम सीख गए कि शुरू कैसे करना है, ये सारी चीजों से आपको शुरू करना है। अब उसके बाद है कि भाग 3 अगला स्टेप कि बॉडी कैसे लिखें। अब आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर कहाँ मिलते हैं, बॉडी। क्यों? क्योंकि बॉडी सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है तो बॉडी का होता है 72। 80% लगभग सारी चीजें किसमें आती हैं, बॉडी में आती हैं। और अगर आपको एक अच्छा निबंध या एक अच्छा ऐसे लिखना भी, मैंने शुरू में भी बताया था, तो वो कैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, यानी कि बहुआयामी होना चाहिए। उसमें कई सारे डायमेंशन कवर होने चाहिए। किसके बारे में, जो भी सब्जेक्ट है या जो भी टॉपिक जिसके बारे में आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में बहुआयामी, यानी कि उसके जितने भी आयाम हैं आप जानते हैं, उन सबको आपको कवर करना है। ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब राजनीतिक कैसे लिखेंगे, तो संविधान के परिप्रेक्ष्य से जोड़ के आप उसको लिखेंगे, वो राजनीतिक हो गया। इसी तरीके से वैज्ञानिक हो गया, पर्यावरणीय हो गया, नैतिक, प्रशासनिक, तकनीकी, वैश्विक, भारतीय परिप्रेक्ष्य, और अगर यदि आवश्यक हो तो मध्य प्रदेश परिप्रेक्ष्य हो गया। उसके अलावा क्या करना है, हर बिंदु में उदाहरण, तथ्य और वर्तमान घटनाओं का संतुलित प्रयोग करना है। यानी जितने भी बिंदु हैं इसमें क्या करना है, उदाहरण, तथ्य और वर्तमान घटनाओं का संतुलित प्रयोग करना है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप समस्याएं भी बता सकते हैं। कोई भी जैसे विषय है कि उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में क्या समस्याएं हैं। अब अगर आप समस्याएं लिख रहे हैं तो समाधान भी लिख सकते हैं, सरकार के प्रयास भी इसमें बता सकते हैं। ये सारी चीजें भी आप अपने से इसमें लिख सकते हैं। ये सारे बिंदु तो हैं ही जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में तो आपको लिखना ही है, लेकिन इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि समस्याएं आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आ रही हैं, फिर समाधान क्या है, फिर सरकार के प्रयास क्या है। जैसे जल संरक्षण ही हो गया, तो आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जल संरक्षण के लिए क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है, सरकार के प्रयास क्या है, हमारे नागरिक के प्रयास क्या हैं या क्या होने चाहिए। ये सारी चीजें भी हम उसमें लिख सकते हैं, लेकिन एक क्रम में होना चाहिए, वो बंधा हुआ होना चाहिए। वो ऐसा लगे कि हम एक कोई मतलब कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें एक फ्लो है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। मतलब वो एक कहानी लगनी चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें व्यवस्थित तरीके से सारे आयाम लिखे हुए हैं, सारी चीजें हैं, तो पढ़ने में मजा आता है। और निबंध जब पढ़ने में मजा आता है तो ही नंबर अच्छे मिलते हैं। अब ये हो गया पूरा बॉडी, मुख्य भाग हो गया कि कैसे लिखना है, ये समझे। अब हम चलते हैं कि निबंध को आकर्षक कैसे बनाएं। जो ऐसे है निबंध है उसको हम और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो निबंध में केवल पैराग्राफ ही ना लिखें। अब लिखना तो पूरा पैराग्राफ ही है आपको, लेकिन उसमें क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, जहां उचित हो वहां, अननेसेसरी नहीं बनाना। मतलब ये नहीं कि जहां पे आवश्यक नहीं है आप वहां पे भी फ्लो चार्ट बना रहे हैं, नहीं, वहां पे आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाना है। जहां पे जरूरी डायग्राम, जैसे जल संरक्षण वाला हो गया, उसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन याद रखें कि पूरे पेज में ना बनाएं, छोटा सा एक स्पेस हो जहां पे आप डायग्राम बना सकें। माइंड मैप आप बना सकते हैं। माइंड मैप आप जाके देख लीजिएगा, मैंने प्रीवियस की क्लासेस में समझाया है कि माइंड मैप क्या है। फिर टेबल हो गया, टेबल कहाँ पे बता सकते हैं, अगर आप कोई सरकारी योजनाएं बता रहे हैं या सरकार के प्रयास बता रहे हैं, उसको आप टेबल के थ्रू बता सकते हैं तो वो और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आप टेबल का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स क्या करना, कीवर्ड्स तो आप लिखेंगे, लेकिन क्योंकि आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं और निबंध पैराग्राफ में ही मोस्टली लिखा जाता है, वहां पे आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट शब्द को अंडरलाइन करना है, रेखांकित कर देना है। क्यों? ताकि वो उभर के दिखें। अगर जो एग्जामिनर है जब वो निबंध वो कर रहा है तो जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं आपके वो उभर के दिखें, ताकि और ज्यादा आपकी समझ निबंध के बारे में अच्छे से एग्जामिनर को भी समझ में आए। उसके अलावा कोट्स हो गया,
जैसे मैंने बताया। उसके अलावा स्लोगन, शायरी, कविता, ये सारी चीजें भी आप बीच बीच में लिख सकते हैं। कोट्स में अगर आपको याद है कि किसका कोट्स है या किसकी पंक्तियां हैं तो वहां पे जरूर लिखें कि ये किसकी हैं। फिर अगर दोहे भी यूज आ रहे हैं, कबीर के दोहे हों, चाहे रहीम के हों, चाहे तुलसीदास के, किसी के भी दोहे अगर वहां पे यूज हो रहे हैं या आवश्यक है या उससे रिलेटेड ही कोई टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं तो उन दोहों का भी आप प्रयोग करिए। उसके बाद में नीचे ब्रैकेट बना के लिखने के बाद लिख दीजिए, ब्रैकेट नहीं, उद्धरण चिन्ह बनाने के बाद, जैसे कबीर हो गया, तुलसीदास हो गया, इस तरीके से आप वहां पे लिख सकते हैं। ये मतलब कुछ चीजें जो आपके जो निबंध है उसको उसमें चार चांद लगा देंगी। अगर ये नहीं है तो आपका जो निबंध है वो थोड़ा सा मतलब कि उतना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि जब बीच बीच में ये सारी चीजें होती है ना तो पढ़ने में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है और ज्यादा अच्छा लगता है, प्लस आपकी समझ भी और आपकी तैयारी भी उसमें निबंध में दिखती है। अब ये भाग 5, करंट अफेयर्स को कैसे जोड़ें। अब करंट अफेयर्स तो लिखना है समसामयिक, अब उसको जोड़ना कैसे है। हर निबंध में वर्तमान घटनाओं का संबंध जोड़िए। अब ये यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपको निबंध के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। अब यहाँ पे आपको समझाया गया क्या क्या आप लिख सकते हैं। सरकारी योजनाएं, नीति आयोग, या फिर नीति आयोग से रिलेटेड कुछ कार्य हैं, या फिर जो रिपोर्ट आती है नीति आयोग की वो। आर्थिक सर्वेक्षण, चाहे मध्य प्रदेश का जरूरी तो मध्य प्रदेश का, भारत का तो भारत। फिर उसके बाद क्या हो गया, बजट। बजट से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन वहां पे लिखनी है तो आप बजट का जोड़ सकते हैं। एसडीजी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। उसके अलावा G20, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट भी लिख सकते हैं आप जहां पास जो सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, ये सारी चीजें आप करंट अफेयर्स में जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। कहाँ पास, जहां जरूरी हो, जिस निबंध में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही करंट अफेयर आपको लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि टॉपिक कुछ और है और आप करंट अफेयर कोई और लिख के आ रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड ही नहीं है। इससे क्या होता है कि जो आपका उत्तर है वो और ज्यादा प्रासंगिक बनता है और ज्यादा आपका आंसर अच्छा लगता है। जो आपका निबंध है वो और ज्यादा मतलब ये कि और आपके डीप नॉलेज के बारे में वहां पे बताता है कि आपने पूरी तैयारी की है, अच्छे से पढ़ के रखा है, साथ ही साथ में आप जो करंट नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उनसे भी आप अवेयर हैं, यानी आप करंट सिनेरियो के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स जोड़ना है और कैसे जोड़ना है ये हमको समझाओ, क्या क्या आप जोड़ सकते हैं, क्या क्या आप लिख सकते हैं करंट अफेयर्स में। अब हो गया कि निष्कर्ष कैसे लिखें। सबसे जरूरी कंक्लूजन, क्योंकि लास्ट में जो भी आपने जो भी पूरा लिखा है उसका जो निचोड़ है, जो उसका सार है, वो आप कहाँ लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे। और निष्कर्ष कभी भी निराशाजनक नहीं होना चाहिए, हमेशा कैसा होना चाहिए, वे फॉरवर्ड, मतलब आगे की दिशा के तरफ होना चाहिए। और हमेशा सकारात्मक, समाधान आधारित, भविष्य उन्मुख होना चाहिए। कैसा होना चाहिए निष्कर्ष, सकारात्मक, समाधान आधारित यानी सॉल्यूशन बेस्ड, और भविष्य उन्मुख, वे फॉरवर्ड, जो भी मैंने बताया। तो निष्कर्ष में आपको ये 3 चीजें जरूर याद रखनी है। और लास्ट में हो तो आप, जैसे इसमें है संभव हो तो संविधान, गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम या भारत 2047 जैसे विजन से जोड़ सकते हैं। अभी इस समय भारत @2047 का विजन बहुत ज्यादा जो है तो करंट में चल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि, और हर डायमेंशन के, हर सब्जेक्ट के बारे में भारत @2047 के विजन है, आप उनको याद करके लिख सकते हैं। नहीं याद है तो भी आप लास्ट में कोई स्लोगन लिख सकते हैं, दोहा लिख सकते हैं, या फिर कोई पंक्तियां लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने से भी कुछ बना सकते हैं। अगर आपसे अच्छे से बनाते आता है तो 2 पंक्तियां कोई भी अच्छी सी आप लिख के और अपने निबंध को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सबसे हो जाती हैं, तो क्या क्या है, क्या कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना है। अभी तक हमने क्या समझा कि हमको क्या क्या करना है,
क्या क्या हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब हमको ये देखना है कि हमको क्या नहीं करना है, किन गलतियों से बचना है, विषय से भटक जाना। अब क्योंकि निबंध बहुत लंबा लिखना होता है, इसलिए कई बार क्या होता है सॉरी कई बार क्या होता है कि जो कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं वो जो उनका सब्जेक्ट होता है वो उसी से भटक जाते हैं, लिखते 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 वो टॉपिक को ही भूल जाते हैं या फिर और किसी दूसरे टॉपिक के बारे में लिखने लगते हैं। ये आपको नहीं करना है। केवल तथ्य लिख देना ये भी नहीं करना, केवल फैक्ट्स नहीं लिखना। फैक्ट्स तो लिखना है लेकिन केवल फैक्ट्स नहीं लिखना, उसमें विचार भी होने चाहिए। एक ही पक्ष पर जोर देना, ये तो सबसे बड़ा, ये आपका वो बिहेवियर दिखा रहा है, बायस्ड बिहेवियर। इसीलिए आपको एक ही पक्ष पर जोर नहीं देना है, आपको संतुलित बैलेंस्ड होके चलना है। दोनों पक्ष की बात आपको वहां पे रखनी है। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ना बहुत लंबा निष्कर्ष होना चाहिए, कमजोर निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। प्रस्तुति आपकी अच्छी होनी चाहिए। और प्रस्तुति अच्छी करने के लिए हमने बताया है कि आप क्या कर सकते हैं। कोई भी संवैधानिक परिप्रेक्ष्य हो गया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गया, अभी हमने पहले बताया है, आप उसको एक बार जाके फिर से वो उसको देखिए कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रस्तुति जो है तो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, खराब ना रहे। प्लस उदाहरणों का अभाव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आप जितने ज्यादा से ज्यादा लिख सकें कोशिश करिए कि लिखिए, इसका अभाव नहीं होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल्स आपको कम नहीं लिखने हैं, एग्जाम्पल आपको अच्छे मात्रा में लिखने हैं। और सब्जेक्ट से रिलेटेड, सबसे मेन बात, जो आपको टॉपिक मिला है उससे रिलेटेड ही आपको सब चीजें लिखनी है। टॉपिक से आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना है। ये एक बार और इसको आप पढ़ लीजिए, और ये सारी गलतियां अगर आप करते आ रहे हैं तो इनको रोक दीजिए और नहीं करना है अब आपको। अब है ऐसे में ज्यादा नंबर कैसे आए। निबंध में अगर आपको ज्यादा नंबर लाना है तो आपको कैसे आएंगे ज्यादा नंबर। सबसे पहले विषय की सही समझ, जो टॉपिक है उसके बारे में आपकी जो समझ है वो अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आप सबसे पहले तो टॉपिक को समझें कि पूछ क्या रहा है। उसके बाद में आपको बहुआयामी विश्लेषण करना है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको सारे आयाम के बारे में वहां पे लिखना है, वो टॉपिक से रिलेटेड, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारे जितने भी आयाम हैं, तकनीकी, वैज्ञानिक, ये सारे आयाम आपको लिखने हैं और सबका एनालिसिस करना है। प्लस तथ्य, उदाहरण, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ में विचारों का संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आपके उसमें तथ्य, फैक्ट्स भी होने चाहिए, एग्जाम्पल भी होने चाहिए, करंट अफेयर्स भी होने चाहिए, विचार भी होने चाहिए। उसके साथ में जो भी मैंने बताया है कि जैसे कविता, पंक्तियां, कोट्स, स्लोगन, उसके अलावा जैसे शायरी, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। और उसके साथ में जैसे जो महान विचारक हो गए, गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सब के विचार अगर हैं तो वो भी आप वहां पे लिख सकते हैं। ये सब चीजों का संतुलन ही होता है निबंध, और ये सब वहां पे होना चाहिए। अगर है तो ही आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं तो क्या होगा, एवरेज मार्किंग होगी और बिलो देन एवरेज भी हो सकती है। शानदार प्रस्तुति और सकारात्मक निष्कर्ष। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, कई बार मैंने बताया है कि निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। इसीलिए निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, भविष्य उन्मुख होना चाहिए। और जो आपका प्रेजेंटेशन है, अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो वैसे भी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, शानदार होगा। एक मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपका निबंध आप लिख पाएंगे। तो इन 4 बातों पर अगर आप काम करेंगे, वर्क करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करेंगे निबंध, तो आपका क्या होगा कि जो निबंध है वो, अभी अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे से निबंध नहीं बनता, मेरे निबंध में कम नंबर आएंगे, तो अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करेंगे, समझेंगे, आज के वीडियो 2-3 बार देखेंगे, तो क्या होगा कि जो निबंध है वो आपके सबसे मजबूत पेपर, यानी कि सबसे अच्छा पेपर, सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला पेपरों में से एक बन सकता है। पेपर 6 लास्ट पेपर,
इसमें इतना टेंशन नहीं लेना है। कई लोग बहुत घबरा जाते हैं कि कैसे लिखेंगे, और क्या है कि कई बच्चे निबंध की प्रैक्टिस भी कम करते हैं, इसी कारण उनको और ज़्यादा डर लगता है। लेकिन अगर आज आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित ही तौर पे आपको निबंध से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके निबंध से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए। और जो भी बच्चे जो प्रोग्राम मैंने अभी बताया था, अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, आप इसमें ऐड हो सकते हैं, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं उस प्रोग्राम के बारे में, और अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने मेंटोर से, और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।